So the first question, listen to me carefully. Addition of concentrated sulfuric acid, on addition of concentrate, or ye just see the book, you will see here written NCERT exemplar, and these all questions are from NCERT exemplar itself. अब ये डिफिकल्ट नहीं है, ऐसे ही पेपर में आने हैं. On addition of concentrated sulfuric acid to the chloride salt, you have a chloride salt like NaCl for example, you have added with a concentrated sulfuric acid. Now they are saying that colorless fumes are evolved, but in case of iodine salt, अगर आपके पास iodine salt है तो you will be getting violet fumes. अब ये किस लिए होता है? अगर आप आयोडीन फॉर एग्जांपल लैब में आपको मैं सोडियम आयोडाइड दे दूं तो हम कहते हैं ना ये कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ टेस्ट देता है, ये डाइल्यूट के साथ नहीं देता. इफ यू रिमेंबर, ये एसिडिक रेडिकल है जो डाइल्यूट के साथ नहीं देता. डाइल्यूट के साथ कार्बोनेट, सल्फाइड, नाइट्राइट्स ये देते हैं. ये विद कॉन्सेंट्रेटेड क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, नाइट्रेट, एसीटेट, ऐसे सॉल्ट्स देते हैं. तो हम आयोडाइड के लिए आपको करवाते हैं कि ये वायलेट फ्यूम देगा, और क्लोराइड के लिए कहते हैं कलरलेस फ्यूम देगा मगर बड़ी गंदी सी स्मेल होगी जब आप कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं. अभी आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि जब आप कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं, अगर आयोडाइड के बीच में डालते हो तो आपको वायलेट फ्यूम्स आते हैं. ये क्यों आते हैं? वायलेट आते हैं तो क्यों आते हैं? ऑप्शंस आर, जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो HI को आयोडीन में रिड्यूस कर देता है. पहले बताओ, क्या सल्फ्यूरिक एसिड HI को आयोडीन में रिड्यूस कर सकते हैं? रिड्यूस तो कर नहीं सकता. HI तो पहले रिड्यूस स्टेट है. जब आयोडीन बनेगी तो ये क्या हो गया? ऑक्सीडाइज्ड. फिर HI इज ऑफ वायलेट कलर, ऐसा कुछ है? सेकंड बेटे, HI get oxidized to iodine. फिर D ऑप्शन, HI changes to HiO3. HiO3 बनता है जब आयोडीन रिएक्ट करता है, वो भी नाइट्रिक एसिड के साथ, तब आयोडिक एसिड NO2 वाटर बनाया था आपने. सी ऑप्शन में HI गेट ऑक्सीडाइज्ड टू आयोडीन. अगर आपने PDF जो आपकी ग्रुप में आई है इंपॉर्टेंट रिएक्शन में, उसमें मैंने थोड़ी सी खुद भी लिखी है, उसमें ये रिएक्शन है. एक्चुअली होता क्या है बेटे, कोई भी सॉल्ट लेते हो आप आयोडाइड का, मान लो आपने सल्फ्यूरिक एसिड डाला तो सबसे पहले इसमें से HI बनेगा. फादर इसकी रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ होगी और ये ऑक्सीडाइज होगा आयोडीन में. ठीक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है. HI गेट ऑक्सीडाइज टू आयोडीन. ठीक, HI बनेगा. सल्फ्यूरिक एसिड एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. अगर HI बनेगा तो इट विल बी ऑक्सीडाइज्ड टू आयोडीन इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड. इन क्वालिटेटिव एनालिसिस, यू आर डूइंग इन लैब्स, वो क्वालिटेटिव एनालिसिस है जिसको हम सॉल्ट एनालिसिस कहते हैं. When H2S is passed through the aqueous solution of salt acidified with dilute HCl. अगर आपको याद हो स्कीम, तो सबसे पहले आप सॉल्ट लेते हो, हम यहाँ पे लिखा होता है OS, तो सबसे पहले आप HCl डालते हो. ठीक, तो हम कहते हैं अगर व्हाइट PPT आए तो इट मे बी लेड. याद है कुछ? अभी H2S आगे डालेंगे.
जब हम H2S डालेंगे, अगर आपके कुछ पीपीटी मिल रहे हैं तो इट मे बी कॉपर, आर्सेनिक या लेड। अगर ये भी ना मिले तो हमने क्या करना है, पीपीटी हमें मिले नहीं तो हमने नाइट्रिक एसिड डाल के इसको बॉयल ऑफ करना है और नेक्स्ट ग्रुप रिएजेंट डालना है, दैट इज अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो आपको एल्यूमिनियम या आयरन के पीपीटी मिलते हैं। ठीक है, अब ये रिएक्शन सुनो, अब सुनो। In qualitative analysis, when H2S is passed through the aqueous solution, H2S किससे पास करी है? Aqueous solution of salt acidified with dilute HCl. पहले HCl डाला हुआ है, फिर उसके बाद आपने H2S पास किया। अब black PPT is obtained, मतलब कॉपर, आर्सेनिक, लेड, PPT obtained हो गए हैं। ठीक है, इसका मतलब ग्रुप 2 प्रेजेंट है। On boiling the precipitate with dilute HCl, on boiling the precipitate with dilute HNO3, it form a solution of blue color. Addition of excess of ammonia to this solution gives, अब क्या मिलता है आपको? डीप ब्लू प्रेसिपिटेट ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड, डीप ब्लू सॉल्यूशन ऑफ टेट्राअमीन कॉपर, डीप ब्लू सॉल्यूशन ऑफ कॉपर नाइट्रेट या डीप ब्लू सॉल्यूशन ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर नाइट्रेट। You will get a blue solution of copper hydroxide. You will get a blue solution of tetraamine copper का complex। और ये मैंने क्लास में बताया कि ब्लू सॉल्यूशन याद करो किसका बताया था, फिर बताओ आंसर बताया था। हाँ, टेट्रामीन था। सेकेंड, ठीक है बेटे, सेकंड ऑप्शन है, जब आप H2S डालते हो तो ये कॉपर सल्फाइड की फॉर्म में नीचे बैठता है। ठीक है, अगर ये तीनों ना होते तो आप अगला रिएजेंट डालते। हम इस ग्रुप तक पहुंच गए लैब में। एल्युमिनियम के जेलेटिनस व्हाइट पीपीटी आए थे आपके शायद, टेट्रामीन कॉपर का कॉम्प्लेक्स है। अब बेटे ध्यान से देखो क्या होता है, जब आप H2S पास करते हो आपको रिएक्शन याद करने की जरूरत नहीं है, पर समझ लो जब आप H2S पास करते हो तो ये जो चीजें हैं सल्फाइड्स की फॉर्म में नीचे बैठती हैं। जैसे ये कॉपर सल्फाइड बन जाएगा, ये इसकी सल्फाइड बन जाएगी, या लेड की सल्फाइड बन जाएगी, ऐसा। ठीक है, जब आप डाइल्यूट HNO3 डालते हो तो ये नाइट्रेट्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? नाइट्रेट्स। उसके बाद जब आप एक्सेस ऑफ अमोनिया पास करोगे, अब अमोनिया गैस हमें लैब में तो मिलेगी नहीं, तो अमोनिया को वाटर में डालोगे तो क्या बन जाएगा? अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। तो जब ये पास करते हो तो आपको कॉम्प्लेक्स मिलता है ब्लू कलर का, जो कि टेट्राअमीन कॉपर का कॉम्प्लेक्स होता है। समझ आ गई? अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा कल भी मैंने और ये पेपर में कर चुके हो ऐसे, आइसो स्ट्रक्चर, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। affinity for hydrogen decreases in a group from fluorine to iodine। हमें पता है कि डाउनवर्ड हाइड्राइड्स की स्टेबिलिटी क्या होती है, बताओ जरा। ग्रुप में जब डाउनवर्ड जाते हो, चाहे वो 15th ग्रुप है चाहे वो 16th ग्रुप है, अब जरा 15, 16, 17 की हाइड्राइड्स बनाओ, हरी अप। वैसे तो सभी हमने ना वो जो क्लास बनी है ना वो ऑप्शन वाली, सबको डाल देना चाहिए मुझे।
15, 16, 17 के हाइड्राइड्स बनाओ, हरी अप। 15 ग्रुप के हाइड्राइड बनाओ। मेटल एलिमेंट्स पता है 15 ग्रुप के कौन कौन से हैं? तो क्या बनेंगे? अमोनिया, फॉस्फीन, आर्सेनिक हाइड्राइड बनाओ जल्दी। NH3, PH3, ASH3 बनाओ जल्दी। अब उसके बाद ऑक्सीजन फैमिली के बनाओ। कौन से बनेंगे? वाटर, H2O, H2S, H2SC, H2T बनाओ जल्दी। फिर बनाओ 17 ग्रुप के, क्या क्या बनेंगे? HF, HCl, HBr, HI बनाओ जल्दी। बन गया? अब डाउनवर्ड मुझे बताओ, इन तीनों में कल भी मैंने ये बात बताई है कि थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है बेटे या डिक्रीज? क्यों डिक्रीज करती है? क्योंकि डाउनवर्ड जो एटम है उसका साइज क्या होता है? बड़ा, तो छोटे से हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप नहीं कर सकता। तो थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप क्या करती है? डिक्रीज। किसी भी ग्रुप की हाइड्राइड ले लो आप। समझ आ रही है? अब क्वेश्चन सुनो। अफिनिटी ऑफ हाइड्रोजन डिक्रीजेस इन अ ग्रुप फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन। अफिनिटी डिक्रीज करेगी क्योंकि थर्मल स्टेबिलिटी क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैलोजन एसिड शुड हैव हाईएस्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी? अब खुद बता दो कि अगर हैलोजन एसिड है, क्या है हैलोजन एसिड? HF, HCl, HBr, HI, सबसे ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी किसकी होगी? HF की। क्यों होगी? क्योंकि सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड उसका है। डाउन द ग्रुप तो थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज कर रही है, वो अपने आप ही टूट रहा है। सबसे ज्यादा एनर्जी किसको देनी पड़ेगी तोड़ने के लिए? आपको, HF को। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा किसकी होगी? एक्सेप्शन बेटे मेल्टिंग और बॉइलिंग, वो उसमें है जब आप मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हो। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात तब होती है जब मॉलिक्यूल्स आपस में लगे हों, जब आप सबने हाथ पकड़ा हो, तब हम कहते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है। जब आप अलग हो जाओ और दो एटम्स को ये एक मॉलिक्यूल में को तोड़ना हो, तब हम बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की बात करते हैं। इस समझो इस बात को। Very good question. Strong reducing behavior of H3PO2. H3PO2 is due to H3PO2 कौन सा एसिड है? बनाओ जरा, स्ट्रक्चर बनाओ जरा। अच्छा अच्छा अच्छा, अगर आपको अभी तक नाइट्रोजन फैमिली के एसिड्स ही नहीं पता, फिर आप पेपर में करके क्या आए हो? जय माता दी। चलो जी बनाओ बेटे। फॉस्फोरस H3P, देखो H3PO4 होता है फॉस्फोरिक, H3PO3 होता है फॉस्फोरस, H3PO3 मेटा या फॉस्फोनिक? मेटा फॉस्फोरिक। तो बनाओ H3PO2, अगर स्ट्रक्चर आता होगा तभी क्वेश्चन करोगे। H3PO2 बनाओ जल्दी। बन गया? चल बनाओ। फॉस्फोनिक या मेटाफॉस्फोरस? बताओ जरा। अब बना लिया, स्ट्रक्चर बन गया? स्ट्रक्चर बनाओगे तभी क्वेश्चन करोगे।
CO, लिसन टू मी केयरफुली। इसमें हमें दिख रहा है बेटे 3H है और एक O है। इसमें से एक O के साथ एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन अकेली है, क्या नाम क्या है इसका? फोस्फोनिक या मेटाफॉस्फोरस। अब बेटे लिसन टू मी केयरफुली, अभी और क्या पूछ रहे हैं आपसे, सुनो। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग बिहेवियर ऑफ दिस एसिड इज ड्यू टू लो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड, प्रेजेंस ऑफ 2 OH ग्रुप एंड 1 PH ग्रुप। ये तो नजर नहीं आ रहा हमें, आ रहे 2 OH ग्रुप नजर आ रहे हैं? नहीं। प्रेजेंस ऑफ 1 OH ग्रुप and 2 PH group, third option. D option, high electron gain enthalpy of phosphorus. A option बेटे लो ऑक्सीडेशन स्टेट, बी ऑप्शन तो हम पहले निगलेक्ट कर चुके हैं तो मैं रिपीट नहीं कर रही। सी ऑप्शन प्रेजेंस ऑफ 1 OH ग्रुप एंड 2 PH ग्रुप bonds, and D option high electron gain enthalpy of phosphorus. अगर D है तो क्यों है, अगर C है तो क्यों है? फिर PH से क्या हो जाएगा? तो फिर अगर हाँ, अगर देखो D ना, अगर C के बेटे दोबारा बोलियो। फिर क्या हो जाएगा? अच्छा, अगर मैं इसकी बेसिसिटी की बात करूं कितनी होगी? कल ही मैंने ये कंसेप्ट आपको समझाया है कि बेसिसिटी डिपेंड करती है वो ऑक्सीजन के साथ कितने हाइड्रोजन लगे हैं, और जो डायरेक्टली हाइड्रोजन लगे हैं वो जो है वो रिड्यूसिंग नेचर शो करते हैं। ये लिख के रख लो हमेशा, कोई भी एसिड रिड्यूसिंग नेचर इसलिए शो करता है जब वो डायरेक्टली हाइड्रोजन लगे हो। सी ऑप्शन है इसका। अब ये लिख के रख लो हमेशा, स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए बेटे। ये जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ लगी है, दैट टेल यू अबाउट द बेसिसिटी ऑफ एन एसिड। जैसे इसकी बेसिसिटी क्या होगी? दिस इज मोनोबेसिक, क्योंकि एक ही H+ देगा, और अगर ये रिड्यूसिंग नेचर का है, ये 2 इन हाइड्रोजन के कारण है। समझ आ रही है? जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ लगा है वो ही H+ की फॉर्म में बाहर निकलेगा। जो हाइड्रोजन डायरेक्टली लगा है वो कभी भी H+ की फॉर्म में बाहर नहीं निकलेगा, वो रिड्यूस करने के लिए निकलेगा। समझ आ गई? और कोई भी एसिड आ जाए, और आना ही है, इसमें क्वेश्चन आता ही है आधा। बेटे सारे ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरस है। नेक्स्ट बेटे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? अब मैंने ना रॉन्ग वाली तो बोलनी नहीं पहले, अब अगर राइट है तो क्यों है ये आपने मुझे बताना। फॉस्फीन, फॉस्फीन pH3 अभी लिखी थी आपने, कैन एक्ट एज ए लिगेंड इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड विद ट्रांजिशन एलिमेंट। क्यों सही है? बेटे फॉस्फीन के ऊपर 1 लोन पेयर है। मैंने आपको कहा कि जब आप कोऑर्डिनेशन पढ़ोगे, विल डू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स,
उसमें एक वर्ड आता है कोऑर्डिनेशन। क्यों आता है? क्योंकि ये सारे क्या बनाते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और ये कोऑर्डिनेट क्यों बॉन्ड बनाते हैं? क्योंकि इनके पास लोन पेयर्स होते हैं या एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो फॉस्फीन, जैसे कि हमने अभी टेट्रा अमीन कॉपर बनाया क्योंकि अमोनिया के पास क्या थे? लोन पेयर थे। तो वो कॉपर के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के बैठा है। मगर मैंने कल परसों भी बॉन्ड आपको दिखाया था, ये कोऑर्डिनेट बनाता है ना। तो बेटे जो भी ये होते हैं जिनके पास लोन पेयर होते हैं, इट विल फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। ठीक है। नेक्स्ट, NO2 इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। ड्रॉ इट स्ट्रक्चर, तभी आपको पता चलेगा। जो केमिकल बॉन्डिंग में हम करते हैं, NO2 बता, पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक? हाँ बनाओ ना फिर। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इज इट इज पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक? एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के बेटे स्ट्रक्चर हैं आपकी सिलेबस में। सी बेटे, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन की वैलेंसी 5 है, ठीक है। 4 बॉन्ड्स इसने यहाँ पे बना लिया, 5 वैलेंट शेल इलेक्ट्रॉन है इसके, तो 4 बॉन्ड्स यहाँ पे बना चुके हैं, बाकी एक ही इलेक्ट्रॉन बचा। ये ऑड इलेक्ट्रॉन के कारण पैरामैग्नेटिक होता है, इन्हीं ऑड इलेक्ट्रॉन के कारण ये डाइमराइज भी करता है। ये दोनों चीजें पता होना चाहिए। तो ये N2O4 बन जाता है, तो ये डायामैग्नेटिक बन जाएगा। जब ये डायामैग्नेट बन जाएगा, क्योंकि ऐसे दो, यू विल वेस्ट योर टाइम। मुझे आता है, मैंने नहीं पेपर देने। कोऑर्डिनेट वो N2O5 में। अच्छा, ये हाँ कोऑर्डिनेट N2O5 में बनेगा क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं है। NH3 डायमैग्नेटिक होगा इससे फिर। NH3 डायमैग्नेटिक क्या NH3 कहाँ पहुंच गया तू? हाँ वो डाया हो जाएगा। समझ आ गई बेटे? क्वाइट। आपको ये पता होना चाहिए कि NO2 डाइमराइज होता है। क्यों? क्योंकि बस इसके पास ऑड इलेक्ट्रॉन होते हैं। NO2 पैरामैग्नेटिक होता है क्योंकि इसके पास ऑड पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब ये डाइमराइज हो जाएगा तो ये डायामैग्नेटिक बन जाएगा। अब नेक्स्ट, कोवलेंसी ऑफ द नाइट्रोजन इन N2O4 इज 4। कोवलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इन N2O4 इज 4। कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही आना चाहिए बेटे, हियर शुड बी अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, हियर शुड बी अ कोऑर्डिनेट, हियर शुड बी अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब N2O4 is a covalency as in 4. Why? बॉन्ड कितने बनाए हुए हैं? स्ट्रक्चर देखो, 1 2 3 4, that is why it is 4.
Now next is single NN bond is stronger than single PP bond. Single NN bond will be stronger than single PP bond. NN का स्ट्रॉन्ग होता है, ट्रिपल बॉन्ड आता है। मैंने सिंगल की बात करी है। क्या होती है? जो सेल्फ लिंकिंग है नाइट्रोजन तो करता ही नहीं है, फॉस्फोरस P4 दिखाता है, नाइट्रोजन तो N2 है। मतलब कि NN सिंगल बॉन्ड है स्ट्रॉन्ग होता है। क्यों होता है? ये मैंने पढ़ा है। NN single bond coed, NN single bond is less stronger than PP single, more stronger than PP single bond. ये आपको फिर मैं बोल रही हूँ बेटे, NN single bond ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर है PP से। अगर बेटे N single bond N अगर स्ट्रॉन्गर होता तो आपको एलोट्रॉपी नजर आती है N2 में। ऐसा कुछ नहीं होता। P4 आपका कौन सा बनाता है? फॉस्फोरस, और नाइट्रोजन N2 बनाता है विद ट्रिपल बॉन्ड। ऐसा क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन का साइज बहुत छोटा है, तो लोन पेयर बहुत ज्यादा रिपेल करेंगे तो बॉन्ड टूट जाएगा। जैसे कि फ्लोरीन की केस में बॉन्ड क्या करता है? टूट जाता है। ऑक्सीजन को फिर 2 डबल बॉन्ड बचा के रखते हैं, नाइट्रोजन को 3 ट्रिपल बॉन्ड बचा के रखते हैं। अगर नाइट्रोजन में सिंगल बॉन्ड आ जाएगा तो बहुत ज्यादा लोन पेयर इकट्ठे हो जाएंगे। जब बहुत ज्यादा लोन पेयर इकट्ठे हो जाएंगे तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। हाँ समझ आ गया। आप साइज छोटा होता है, यही होता है। Hot concentrated sulfuric acid act as a strong oxidizing agent. It oxidizes both metals and non-metals. Which of the following element is oxidized by concentrated sulfuric acid to give two gaseous product? आपके सामने एक एलिमेंट है जो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ऑक्सीडाइज होगा और आपको 2 गैसेस मिलेंगी। कॉपर है, सल्फर है, कार्बन है और जिंक है। कौन कौन सी 2 गैसेस मिलेंगी? आपके पास कार्बन है, सल्फर है, जिंक है, कॉपर है। सल्फर को सल्फ्यूरिक एसिड में डालोगे कौन सी गैसेस मिलेंगी? उसके अलावा दूसरी कौन सी मिल सकती है? कार्बन है। You will get carbon dioxide and sulfur dioxide. कार्बन है बेटे, कार्बन ऑक्सीडाइज हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड में, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो कार्बन जब ऑक्सीडाइज हो जाएगी तो कार्बन डाइऑक्साइड +4 वैलेंसी बन जाएगी 0 से। नाउ नेक्स्ट इज, और ये पेपर में भी क्वेश्चन था और अभी जस्ट सरप्राइज की यही क्वेश्चन नहीं हुआ। In the preparation of compound of xenon, Bartlett has taken O2 positive, PTF6 negative. O2 positive and PTF6 negative as a base compound. This is because ozone and xenon has same size. क्या लगता है आपको ओजोन और जिनोन का सेम साइज? Both ozone and xenon have same electron gain enthalpy.
क्यों नहीं होगी? Yes, यही तो है। दिस कांट बी हैपन। यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर मैंने क्या चार्ज दिखाया है? इसका मतलब इसमें से क्या हुआ है? इलेक्ट्रॉन निकले हुए हैं। इलेक्ट्रॉन निकालने वाली कौन सी एनर्जी होती है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहां से हो जाएगी? ऑक्सीजन के ऊपर थोड़ी ना नेगेटिव चार्ज है। बोथ ओजोन, इसमें तो यस, both ozone and xenon have almost same ionization in बेटे दोनों की आई अप्रोक्सीमेटली 1120 तक आयोनाइजेशन इंथैल्पी होती है, इसलिए दोनों ही इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, तभी आपको ऐसे कंपाउंड मिलते हैं जिनॉन डाइफ्लोराइड, जिनॉन टेट्राफ्लोराइड, जिनॉन हेक्साफ्लोराइड, जिनॉन ऑक्सीडाइफ्लोराइड। ये सारे कंपाउंड इसलिए मिले हैं क्योंकि जिनॉन की आयोनाइजेशन इंथैल्पी इज कंपेरेबल टू ऑक्सीजन। और ये कंपाउंड आपको आधा आंसर बता देते हैं अगर देखा जाए तो, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर आपको पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है। इससे ये पता चलता है कि ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन बाहर निकले हैं। अगर ये ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं तो इसका मतलब आपने कौन सी एनर्जी की बात करनी है? आयोनाइजेशन इंथैल्पी। इट इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, एंड तब क्या बनता है? केटाइंस बनते हैं। Both xenon and oxygen are gases. Now, basicity, let me take off the word, अभी किया ये तो आपने H3PO2 अभी किया। चलो नाउ बेसिसिटी ऑफ H2, ऐसे करो, बेसिसिटी ऑफ H3PO3 बताओ मुझे। PO2 तो कर लिया आपने, अब चेंज ही कर देते हैं क्वेश्चन। बेसिसिटी ऑफ H3PO3, स्ट्रक्चर बनाओ पहले। फॉस्फोरस एसिड का स्ट्रक्चर बनाओ। H3PO, now it is dibasic। दीदी पता चलेगा मोनो है कि डाई? कल देखते हैं। कल हम सल्फर के भी सारे एसिड्स करेंगे और फॉस्फोरस के भी सारे एसिड करेंगे। बेटे फॉस्फोरस खत्म हो गया, ऑक्सो एसिड्स और फॉस्फोरस के स्ट्रक्चर सिलेबस में है। पूरा फॉस्फोरस नहीं खत्म हुआ, फॉस्फोरस एज एन एलिमेंट खत्म हो गया। आपने अभी देखा नहीं बेटे क्या डिलीट है क्या नहीं है?